नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर के वाईफाई स्टडी में। दोस्तों आज हम जी के जीएस का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 46 लेकर आए हैं। इससे पहले मैं 45 प्रैक्टिस सेट अपने इस चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। अगर आप अभी तक उन्हें नहीं देखें तो आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों इसका लिंक जो है प्लेलिस्ट का मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, व्हाट्सएप चैनल पर, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा सकता हूँ। दोस्तों जिस टाइप के आपको थंबनेल पे वीडियो प्रश्न दिख रहे हैं उसी टाइप के इस वीडियो में प्रश्न होने वाले हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा। पहला प्रश्न है ऋग्वेद क्या है। ये दोस्तों आर ओ की परीक्षा हुई थी 2016 में। आर ओ की परीक्षा जो 2016 में हुई थी उसमें पूछा गया है प्रश्न है। आर ओ की परीक्षा में पूछा गया दोस्तों प्रश्न है कि ऋग्वेद क्या है। ऑप्शंस हैं स्रोतों का संकलन, कथाओं का संकलन, शब्दों का संकलन या फिर युद्ध का ग्रंथ। दोस्तों वैसे तो ऋग्वेद आप बता देंगे कि हमारे यहाँ 4 वेद है, उनमें से एक जो वेद है वो ऋग्वेद है, सबसे पुराना वेद है। लेकिन जब ये ऑप्शन में ना हो तो अब आप क्या करेंगे, इन 4 ऑप्शन में से एक प्रश्न जो है, एक ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा स्रोतों का संकलन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, स्रोतों का संकलन हो जाएगा इसका सही उत्तर। ब्राह्मण साहित्य में सबसे जो प्राचीन ग्रंथ माना गया है, यानी जो सबसे प्राचीन ग्रंथ माना गया है वो ऋग्वेद ही माना गया है। इसमें स्रोतों का संकलन किया गया है। ऋग्वेद में कुल मिला के 10 जो हैं, कुल 10 मंडल हैं। 10 मंडल हैं ऋग्वेद में। और 1028 जो है क्या है, 1028 जो है सूक्त हैं, सूक्तियां हैं 1028। ऋग्वेद के मंत्रों को यज्ञों के अवसर पर जो है देवताओं की स्तुति हेतु होत्री ऋषियों द्वारा उच्चारित किया जाता था। होत्री ऋषियों द्वारा। ऐत्रेय और कौशिक की जो ऋग्वेद की 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ये भी आपको याद रखना है कि अगर पूछा जाए ऋग्वेद के कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं तो 2 हैं। एक है ऐत्रेय और दूसरा है कौशिक की। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, स्रोतों का संकलन ऋग्वेद है। प्रश्न नंबर 2 है निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी। दोस्तों आपको सभी को पता है कि जो सल्तनत कालीन राजधानी पहले हुआ करती थी कुतुबुद्दीन ऐबक के समय, वो लाहौर हुआ करती थी। लाहौर कुतुबुद्दीन ऐबक के समय हुआ करती थी। लेकिन ऐबक के बाद में जब इल्तुतमिश बना, इल्तुतमिश जब शासक बना तो उसने जो है लाहौर से हटाकर दिल्ली अपनी राजधानी बनाई थी। दिल्ली अपनी राजधानी बनाई थी, यानी इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दिल्ली। इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी दिल्ली बनाया गया था, लाहौर से हटाकर दिल्ली इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी बनाई थी। कब बनाई थी? 1210 में। 1210 ईस्वी में जब सल्तनत की राजधानी को वहां से लाहौर से हटाकर दिल्ली इल्तुतमिश ने बनाई थी। इसीलिए डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी ने कहा था इल्तुतमिश को कि वह दिल्ली का वास्तविक संस्थापक था। इसीलिए आर.पी. त्रिपाठी ने कहा था कि इल्तुतमिश जो है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों जो असम में एक कंपनी स्थापित हुई थी, द असम कंपनी। इस कंपनी की स्थापना जो हुई थी दोस्तों, ये हुई थी 1839 में। 1839 में हुई थी, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1839 में पुरानी व्यावसायिक चाय कंपनी की स्थापना जो की गई थी, सबसे पुरानी भारत में, वो थी द असम कंपनी। 1839 में इसकी स्थापना हुई थी। कुल लागत जो पूछा जाए तो 5 लाख की कुल पूंजी इसमें लगाई गई थी। 5 लाख की कुल पूंजी इसमें लगाई गई थी। और इसका जो मुख्यालय है, यानी द असम कंपनी का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर जो है द असम कंपनी का, वो है नजीरा। नजीरा कहाँ पर है? तो नजीरा भी असम में ही पड़ता है। असम में ही पड़ता है। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना 1839 में असम में की गई थी। द असम कंपनी के नाम से 5 लाख रुपए की पूरी पूंजी इसमें लगाई गई थी। प्रश्न नंबर 4 है भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र में है। ऑप्शन है मणिपुर, मेघालय, मिजोरम या फिर नागालैंड। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मिजोरम में। सबसे ज्यादा जो भौगोलिक क्षेत्र में अगर प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो मिजोरम सबसे पहले पे आ जाएगा।
मिजोरम सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रतिशतता के आधार पर जो है वन क्षेत्र है। मिजोरम के बाद में दूसरे नंबर पर आपका अरुणाचल प्रदेश आ जाता है। अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पर आता है, पहले पे मिजोरम, दूसरे पर अरुणाचल, तीसरे पर आपका आ जाएगा मेघालय। मेघालय जो है तीसरा यहाँ पर सबसे अधिक जो है प्रतिशत के हिसाब से वन क्षेत्र पाया जाता है, और चौथे स्थान पर आपका मणिपुर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों और एक बात बताते हैं, जो वन संरक्षण रिपोर्ट है, भारतीय वन सर्वेक्षण जो है जो रिपोर्ट जारी करता है, ये प्रत्येक 2 वर्ष में जारी करता है, यानी हर 2 वर्ष के बाद में ये रिपोर्ट जारी होती है। पिछली रिपोर्ट जो जारी हुई थी वर्ष 2021 में जारी हुई थी, और ये जो रिपोर्ट है ये 17वीं रिपोर्ट थी। ये 17वीं रिपोर्ट थी। अब ये 2023 में इसे जारी होना था, लेकिन ये डिले हो रहा है इसका, अभी ये जारी नहीं की गई है, यानी 18वीं जारी होनी है, अभी ये 18वीं रिपोर्ट आई नहीं है। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक प्रतिशत में देखा जाए तो मिजोरम में वन जो है वन क्षेत्र सबसे अधिक है, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पर मेघालय और चौथे पर मणिपुर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबसे अधिक जो भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है वो मिजोरम में है। प्रश्न नंबर 5 है, स्ट्रेट लाइट क्या होता है? ऑप्शन से समतापमंडल का सबसे ऊपरी बैंड, समतापमंडल का सबसे निचला बैंड, अधिक ऊंचाई पर समतापमंडल में स्थापित वायुपोत, या फिर शनि का प्राकृतिक उपग्रह। तो स्ट्रेट लाइट क्या होता है? दोस्तों स्ट्रेट लाइट जो है मूलतः अधिक ऊंचाई पर समतापमंडल में स्थापित वायुपोत होता है। अधिक ऊंचाई पर समतापमंडल में स्थापित जो है वायुपोत उसे स्ट्रेट लाइट कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सी है वो सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। स्ट्रेट लाइट जो है वो अधिक ऊंचाई पर समतापमंडल में स्थापित वायुपोत होता है, जो संचार सिग्नलों को प्रसारित करने के लिए एक स्थायी प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। ये संचार सिग्नलों को जो है प्रसारित करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है जनांकीय संक्रमण, जनसंख्या विस्फोट, जनांकीय गत्यात्मकता, या फिर जनांकीय रूपांतरण। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जनांकीय संक्रमण। जनांकीय वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को जनांकीय संक्रमण कहा जाता है। इसमें जन्म दर और मृत्यु दर के माध्यम से जनसंख्या में परिवर्तन की जो है व्याख्या की जाती है। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को जनांकीय संक्रमण कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है? ऑप्शन है युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, या फिर आंतरिक अशांति। दोस्तों अगर आप देखें तो ये चारों ऑप्शन आपको सही लगेंगे, यानी चारों ऑप्शन इसमें हो सकते हैं, उद्घोषणा का आधार ये चारों हो सकते हैं, आपको ऐसा लग सकता है, लेकिन इसमें से एक जो है वो गलत हो जाएगा। कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि हमारे संविधान में तो आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की घोषणा करने का जो है प्रावधान किया गया था। दोस्तों मूल संविधान में तो आंतरिक अशांति के रूप में जो है भारत में यानी देश में आपातकाल की घोषणा की जा सकती थी, लेकिन हुआ क्या? इसमें हुआ ये कि जब 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ, 44वां संविधान संशोधन जब हुआ इसमें 1978 में, तो 1978 के द्वारा आंतरिक अशांति जो है, आंतरिक अशांति के स्थान पर इसके स्थान पर क्या कर दिया गया? सशस्त्र विद्रोह शब्द का जो है इसको जोड़ दिया गया, सशस्त्र विद्रोह लाया गया, और इससे जो है पहला वाला जो आंतरिक अशांति है इसे हटा दिया गया। यानी अब जो भारत में अगर मान लीजिए कि युद्ध की स्थिति आ जाए, बाह्य आक्रमण की स्थिति आ जाए, या फिर सशस्त्र विद्रोह की स्थिति आ जाए, तो राष्ट्रपति जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत जो है वो अपना आपातकाल की घोषणा कर सकता है। आपातकाल का जो प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान के भाग 18 में जो है भाग 18 में किया गया है, और इन तीनों आधार पर 352 के तहत जो है राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। आपातकाल 3 प्रकार के लागू होते हैं, आप सभी को पता है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में कोई जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है किसी राज्य के ऊपर, और 360 जो है वो वित्तीय आपातकाल होता है। वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लागू हुआ है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आंतरिक अशांति
का प्रयोग करके जो है आप इस समय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना में सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी गई है? ऑप्शंस हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना, 6ठी पंचवर्षीय योजना या फिर 5वीं पंचवर्षीय योजना। दोस्तों 1992 से 1997 के बीच में 1992 से 1997 के बीच में 8वीं पंचवर्षीय योजना जब लागू हुई, इसका जो विकास इसमें इसका जो मेन विषय था, यानी मेन चीज पे जो इसे काम करना था वो था आपका विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता देना। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना इसका सही उत्तर हो जाएगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना जो 1992 से 1997 तक चली थी, इसका जो मेन काम था वो मानव विकास को प्राथमिकता प्रदान करना था। जबकि 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है, 5वीं पंचवर्षीय योजना गरीबी उन्मूलन से संबंधित थी। गरीबी उन्मूलन से संबंधित थी 5वीं पंचवर्षीय योजना, और 6ठी पंचवर्षीय योजना जो है गरीबी निवारण से संबंधित थी। गरीबी निवारण से संबंधित 6ठी थी, गरीबी निवारण और रोजगार उन्मूलन से संबंधित। और जो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी वो भोजन, काम और उत्पादकता को प्राथमिकता प्रदान करने से संबंधित थे। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो मानव विकास को प्राथमिकता प्रदान करने के लिए इसमें मेन विषय रखा गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है? कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है? ऑप्शन है आर्सेनिक, जर्मेनियम, ऑस्मियम या फिर रेडियम। दोस्तों ट्रांजिस्टर में सेमीकंडक्टर के रूप में, ट्रांजिस्टर जो होता है इसमें सेमीकंडक्टर के रूप में यानी कि अर्धचालक के रूप में आपके दो चीजें लगी होती हैं। एक तो जर्मेनियम होता है, जर्मेनियम, और दूसरा जो होता है वो सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन भी एक जो है सेमीकंडक्टर का काम करता है, यानी कि अर्धचालक का काम करता है। तो इस तरीके से इसमें देखा जाए तो ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग जो है वो क्या हो जाएगा? जर्मेनियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। जर्मेनियम इसका सही उत्तर हो जाएगा। अर्धचालकों यानी कि सेमीकंडक्टर्स की जो होती है चालकता सामान्य ताप पर चालक और विद्युत रोधी पदार्थों के मध्य होती है। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जर्मेनियम जो है वो ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है। प्रश्न नंबर 10 है, पारिस्थितिकी पदछाप यानी पदचिन्ह, पदछाप को पदचिन्ह भी कह सकते हैं, पारिस्थितिकीय पदछाप के माप की इकाई क्या होती है? दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके आरओ की परीक्षा में 2 बार पूछा गया प्रश्न है, 2 बार पूछा गया प्रश्न है। और ये ऐसे सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आपकी किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पदछाप क्या होता है? पारिस्थितिकीय पदछाप की इकाई क्या होती है? दोस्तों मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को पारिस्थितिकीय पदछाप कहते हैं, यानी कि पारिस्थितिकीय पदचिन्ह कहते हैं। यह जो पदचिन्ह है पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्रों पर मानवीय मांग का एक मापक होता है, और इसकी जो इकाई होती है वो होती है भूमंडलीय हेक्टेयर। भूमंडलीय हेक्टेयर पारिस्थितिकीय पदछाप की इकाई होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 11 है, भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल अनुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? समस्त राज्यों में क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? दोस्तों ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, इसको मान लीजिए कि आपकी हर दूसरी परीक्षा में प्रश्न पूछा ही जाता है, उत्तर प्रदेश की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं। दोस्तों अगर हम बात करें क्षेत्रफल के अनुसार सबसे पहले नंबर पे कौन सा राज्य आता है, तो पहले नंबर आपका राजस्थान है, यानी भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार वो राजस्थान है। दूसरे नंबर पे आपका जो राज्य आता है वो आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा राज्य है भारत का। तीसरे नंबर पर आपका आता है महाराष्ट्र, जो कि तीसरा आपका जो है प्रदेश है सबसे बड़ा। और चौथे नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश जो है चौथा सबसे बड़ा राज्य है भारत का। तो ऑप्शन नंबर इसका जो डी है वो सही उत्तर हो जाएगा। भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का स्थान जो है वो चौथा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश का कितना क्षेत्रफल है? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल लगभग कितना है आप हमें कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो बहुत फेमस है, बहुत बार पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 12 है, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न ये होगा, किस वर्ष भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना हुई थी? ऑप्शन है 1975 में, 1965 में, 1985 में या फिर 1995।
दोस्तों उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा 1975 में, किसके द्वारा? संस्कृति विभाग द्वारा, ये भी याद रखिएगा। 1975 में भारतेंदु नाट्य केंद्र की स्थापना की गई थी। यानी जो पहले भारतेंदु नाट्य अकादमी है, इसकी स्थापना जो हुई थी वो भारतेंदु नाट्य केंद्र के रूप में हुई थी। इसका जो नाम है 1981 में नाम इसका परिवर्तित करके भारतेंदु नाट्य अकादमी कर दिया गया। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना जो हुई थी वर्ष 1975 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ में इसकी स्थापना हुई थी। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1975 में। तो वीडियो आपको दोस्तों कैसा लगा इसे कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, जिससे कि आगे आने वाले जितने भी वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।